आदरणीय मधुकर यादव जी और हमारा ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन के आदरणीय चौधरी जी, प्रसाद जी, सुधीर जंजाले जी, ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन के जो भुसावल मंडल के मंडल मंत्री हैं और उनके सहायक मंडल मंत्री तायडे जी, पुणे डिवीजन के एससी एसोसिएशन के एडीएस अनिल गायकवाड़ जी, सुनील गायकवाड़ जी और हमारा ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के भी पदाधिकारी आए हुए हैं, ओबीसी एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी। मैं देख रहा था कि 16 डेंगे रह गया, बीजों का कम दिखा था, तो वो भी हैं और बाकी आप सब कॉर्पोरेट्स और भाई साथी। देखो मैं भाषण करने के मूड में नहीं है पहली बार, और मैं जो दीपक पवार साहब है, मैं इनको कितना भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक दिन रात को उन्होंने, मुझे लगता है 11:30 बजे मैं कुछ काम कर रहा था, उनका कुछ मैसेज देखा तो मैं जवाब दिया, तो उन्होंने तुरंत हमको फ़ोन किए। उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र बढ़ गई, उन्होंने फ़ोन किया कि कोविड बीसी सोसाइटी का चुनाव का प्रक्रिया चालू है, कहीं भी अगर जाना होगा लोगों के लिए चुनाव के लिए तो मुझे आप थोड़ा जवाबदारी दीजिएगा, मैं 15 दिन छुट्टी लेके चलने को तैयार हूँ। मेरा तो दिल लग गया है, तो मैं पहला सोचा कि इनका 15 दिन की छुट्टी मैं दिलाऊँ, क्यों दिलाऊँ। मेरा ऐसा नहीं सोचा, उनके अच्छे कार्य चलता है बाहर दुनिया में, देश में, विदेश में, सब घेर में है, तो मैंने बोला इनकी छुट्टी क्यों बर्बाद कराऊँ। लेकिन फिर भी कहा नहीं गया, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, एक दो जगह मैं बोलूँगा जरूर आप आइएगा। तो आज मुझे, मैं तो आत्मा में सुबह से आप, मैं अभी जयजानी साहब को पूछ रहा था, क्योंकि मधुकर यादव साहब जब भाषण करने को उठे तो जयजानी साहब ने दिखा, मैं उनसे पूछा भाई आपका कार्यकर्ता कम दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे जवाब बहुत बढ़िया दिया, इसलिए मुझे पसंद आया। तो सत्य चीज़ बोला उन्होंने बोला कि सुबह से इतना कार्यक्रम करा रहा है, मतलब जो कैंपेनिंग कर रहा है, तो अभी इधर आना मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं लोगों में। वही चीज़ तो चौधरी साहब ने भी बोला है ना, अगर उतनी काम अगर मैं नहीं कराने वाला होता, चौधरी साहब मेरे साथ में रहता, उन्होंने खुद ही बोला, आपने सुना कि सुना। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कार्यकर्ता क्यों नहीं आ रहा है। तो इसलिए कोई, मैं ये बात आपको इसलिए वो उस नजर से सोसाइटी कितनी अपने साथ में आपने देखा होगा कि हमारे सब आपको गिरने वाला, कहीं जाने वाला नहीं, अगर कोई ऐसी सोचेगा नहीं, गिरने वाला नहीं, और हम लोग काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लोगों के हित में काम करता है, और हम लोग मौका देता है। आज भी मौका देता हूँ आपको, अगर इसी सोसाइटी की चाल और काम उसको लेकर किसी को कोई भी सवाल करना, इस मंच का स्वागत है, तो आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। किसी को भी सवाल करना, लेकिन एक मिलेंगे आपको सवाल एसीसी सोसाइटी की कहानी को चलते हुए भेजिएगा। आप ये मत पूछेगा आप काला क्यों, आप टकले क्यों, है ना, आप जूता ऐसी क्यों पहनते हैं, ये सब बात हमसे मत करिएगा। या जात पान भ्रांत भाषा, इसकी बारे में मुझे सवाल करेगा तो मैं जवाब नहीं दे सकता। और आपको मालूम है जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम चलता है, हम लोग सबसे पहले किसी महापुरुष को वंदन करता है, याद करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं खास करके इन महापुरुषों का नाम इसलिए बार बार मैं लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों का, जब बाबा साहब अम्बेडकर का बारे में सोचेगा तो हमेशा वो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का पुजारी थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा क्या था, सर्वधर्म समभाव। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा क्या था, सर्वधर्म समभाव। और यूनियन नेशनल मजदूर यूनियन ने बिरुना नहीं बनाया, मैं तो बीच में आया, मैं तो चला रहा हूँ, मैं कितने पल की जिंदगी मेरा नहीं पता, जब तक रहेगा चलाने को मिलेगा तब चलाएगा, मुझे नहीं पता कब तक मैं रहने वाला है। लेकिन इस यूनियन ने जिसको बनाया, उसने इस यूनियन के लिए नारा सर्वधर्म समभाव दिया है, उनका नारा दिया है। तो मैं और आप, हम आपका क्या पहचान, इंसान है, कर्मचारी, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। मेरा भाषा क्या है, कोई पूछेगा तो मैं इतनी कहूँगा, अगर मैं जो बोल रहा है अगर आप समझ रहा है और आप जो बोल रहा है मैं समझ रहा, वही मेरा भाषा है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं है। और समझने वाला समझ सकता हूँ। इसलिए जिस तरीके से सवाल लोग कर रहा है, और सोसाइटी के बारे में कहने के पहले मैं आपको कहूँ, सोसाइटी मतलब है क्या, है ना। अगर भारत में रेंज नहीं होगा तो सोसाइटी होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहिए भारत रेंज को जिंदा रखो। अभी 3 दिन पहले इतनी भयानक एक्सीडेंट हुआ, लोगों पहले गुजर गए,
एल भी गुजर गए, ट्रेन मैनेजर गुजर गया, और मंत्री जी क्या स्टेटमेंट दिया? रेल मंत्रालय से स्टेटमेंट आया ना, जवाबदार कौन? जो गुजर गए वो लोको पायलट, मतलब लोको पायलट बेचारा पागल था, सिग्नल पास करके चले जाए ठोक के, ये कभी नहीं हो सकता। हमारा जो भारतीय रेल की कर्मचारी है, लोको पायलट हो या ट्रेन मैनेजर हो या कोई स्टेशन मैनेजर हो या कोई पुलिसमैन हो या कोई ट्रैकमैन हो या कोई CNW के अंदर काम करने वाले हो, ना कोई TD के अंदर काम करने वाला, कोई भी कर्मचारी जानबूझ के भारतीय रेल की कर्मचारी गलती कर नहीं सकता। मैं आपको कह सकता हूँ, अगर गलती हो गया तो परिस्थिति की मजबूरन हुआ है, तो किस परिस्थिति से गलती हुआ वो देखने की जरूरत है। बालासोर की इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ इंसिडेंट? CBI आ गए, हमारे लोग उठा लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए मैं कहता हूँ। और हम लोग भारतीय रेल का दुर्घटना नहीं चाहते। अगर दुर्घटना चाहता होता तो हमारे जो भारतीय रेल की कर्मचारी हैं, और खास करके मध्य रेल के अंदर 25,000 वैकेंसी होने के बाद में भी 24 घंटे 365 दिन काम करके गाड़ियाँ नहीं चलाते। आज भी कभी कभी मैं प्रशासन को बोलता हूँ, इतनी वैकेंसी होने के बाद जो गाड़ियाँ चल रहा है, हमारा जो कर्मचारियों का जितने भी पूजा किया तो कम पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी आज के दिन में या रेल मंत्री जी भी अगर कहेगा कि अगले महीने से 1 तारीख से हम केवल नियम से ही गाड़ी चलाएगा, मुझे नहीं लगता भारतीय रेल की गाड़ी चल पाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी हमारे बीच में है। इसलिए हम लोगों का प्राथमिकता वैकेंसी बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने मार्च 19 तारीख को मुंबई के अंदर इतना बड़ा एक कार्यक्रम किए हैं, करीब 20,000 लोग लालों के हमको जमा होकर हम लोगों ने एक मेमोरेंडम GM को देने का काम किया। क्या था GM को मेमोरेंडम किया? 25,000 वैकेंसी बढ़ो, जो NPS है उसको खत्म कराओ, ये हमारा मामला था। लेकिन अभी NPS में आए हुए जो बच्चे हैं, तो NPS हमारा खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए यूनियन कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए सवाल करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग पार्लियामेंट के सामने कोई मोर्चे की बात करेगा तो जो NPS से जुड़े हुए करीब 8 से 9 लाख कर्मचारी जो भारत रेल के अंदर, वो पार्लियामेंट के सामने आने के लिए उनको तैयार भी नहीं, सब व्हाट्सएप में सब चलाते रहता है। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, 1998 के अंदर इसी भारत रेल के अंदर उस समय की सरकार किसके, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसमें राजनीति आएगा, मैं राजनीतिक चीज़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा भी हमको दिए हुए जो संविधान है, वो संविधान भारत सरकार की कर्मचारी या भारत रेल की कर्मचारियों को राजनीति से जुड़ने का अधिकार देता है। जो भी प्रधानमंत्री जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार है, उनकी सेवक हम हैं, तो सरकार की पालन करने वाले हम हैं। लेकिन बाबा साहब ने खूबसूरत संविधान की मेरी और भी हमको अधिकार दिए हैं। अगर सरकार और हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा, हमको नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्यक्रम करेगा, तो उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए अधिकार हमको दिए, उसको इस्तेमाल करने वाले हमें, मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन 1998 के अंदर जब वो उसी समय के सरकार ने राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट, राकेश मोहन का कमेटी को गठन करने का काम किया, तो राकेश मोहन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 98 में। उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा था? वो रिपोर्ट के अंदर कहा था, 1998 के अंदर कहा था, केवल भारत रेल को चलाने के लिए केवल कोर एक्टिविटीज की जरूरत है। कोर एक्टिविटीज मतलब क्या? ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और ऑपरेटिंग स्टेशन मैनेजर, उनसे 3 विभागों की जरूरत है, बाकी किसी भी विभाग की जरूरत नहीं। ऐसा 1998 के अंदर उस सरकार ने नीट राकेश मोहन कमेटी के रिपोर्ट में दर्जाया था। लेकिन उसको कचरे के डब्बे में किसने डलवाया था? यही लाते यूनियन और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने डलवाया था। अगर उस समय हम लोग अगर नहीं क्या होता, आज जो न्यू पेंशन स्कीम की कर्मचारी नहीं होता रेल के अंदर, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो न्यू पेंशन का आज हम विरोध करने का मौका ही हमको इसलिए मिल रहा है, हम भारत रेल की कर्मचारी बनने का मौका ही हमको इसलिए मिला क्योंकि हाँ लाल झंडे की यूनियन जिंदा था, फेडरेशन जिंदा था, जो समय समय पर इस तरीके के आदेशों को विरोध करने का काम हम लोगों ने किए। आज हमारे इसके बीच में ये बोलना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे इस बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, घर के किसी सदस्य का, घर के किसी मेंबर का मृत्यु होने के बाद कोई बच्चे, उनकी बीवी या कोई तो कोई देहादार पर नौकरी पाया हो, कोई तो कोई हो सकता हमारे बीच में। अगर ये यूनियन नहीं होता, इसको 5% मिला है ना। अभी आदरणीय जो मौजूदा सरकार की दूसरी टर्म में जो मंत्री जी, तीसरी जो मंत्री बना था, वो मंत्री आते ही उन्होंने कहा कि मैं जब मेरा कोयला मंत्रालय के अंदर जब 5% है देहादार पर भर्ती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे केंद्र विभागों के अंदर देहादार पर भर्ती अगर 5% है, केवल भारत रेल के अंदर 100% की जरूरत क्यों? ये सवाल करते हैं। अगर आप सोच लो, अगर हम लोग कमजोर होते शायद हमारा भी 5% चले जाता, तो हमको मृत्यु होने के बाद में भी हमारे किसी सदस्यों का नौकरी नहीं मिलता था। मैं आप कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हमारे किसी कर्मचारी को मृत्यु होने के इंतजार करो उसमें भर्ती। हमको किसी को मृत्यु होना नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने को जिंदा रहना है। 60 साल तक जिंदा रह के पेंशन लेके 100 साल तक जीना, ये हमारा सोच है। मैं आप कहता हूँ, हमको किसी को मार के नौकरी नहीं चाहिए। दीपक पगार साहब ने बोलते हुए आपने सुना होगा, पिछले साल में लासल गांव के अंदर ये सुबह अचानक टावर वाइकिंग से 4 लोगों की चला के जाना, तो अपने को भी दुख होता, पूरी
सारे कर्मचारियों को दुख होता। हम लोग हर लोग श्रद्धांजलि किए हैं, दुख जताए है ना। हम उस समय की जो महाप्रबंधक का लालवाड़ी साहब, उनके साथ में मीटिंग किए है ना। इधर जो केडियारी डीआरएम थे वो साइड पर जाने को तैयार नहीं था। हमने जीएम से बोलने के बाद जीएम ने बोला तब केडियारी वहाँ चले गए। तो आप उस दिन को थोड़ा सा याद करो। हम लोग सब श्रद्धांजलि किए हैं। अभी 1 साल हो गए, बहुत सारे दिन से निकलने लगे हैं। 2 साल हो गए तो और निकल जाएगा, 3 साल 4 साल 5 साल तो पूरी की पूरी दिन निकल जाएगा, अपने दिन में रहेगा भी नहीं। लेकिन जिसकी जान चले गया, उनके घर में उनकी पत्नी होगा, उनके बच्चे होगा, उनका पिताजी होगा, मतलब किसी के बाप गए, किसी की बेटा गया, किसी की पति गया, उसके वजह से कोई मिलने वाला नहीं है, वहाँ गैप हो गया। लेकिन हमारे लिए कोई परमानेंट मिल जाएगा, रेल के लिए कोई कर्मचारी मिलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जहाँ कहीं भी जाएगा तो लोगों को बोलता हूँ भाई अपने आप को संभाल के रखिएगा। बहुत सारे लोग जाने के बाद हम डिपार्टमेंट को दोष देता है, किसी अधिकारी को दोष देता है, किसी विभाग को दोष देता है। वो दोष देने से कोई मतलब नहीं। जिसकी जान गया तो हम आपकी जवाबदारी है किसी की भी जान न जाए, किसी को भी रेल के अंदर काम करते हुए कोई इंजर्ड न हो जाओ, ये हम आपकी जवाबदारी है, यही मैं कहता हूँ। तो यूनियन का बहुत सारे एंगल में यूनियन का बहुत सारे काम है। तो सोसाइटी है, बाकी बहुत सारे जगहों में ऐसा होता होगा, सोसाइटी करके यूनियन चलता होगा, है ना। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा सोसाइटी करके यूनियन चल रहा है। मध्य रेल के अंदर सोसाइटी करके यूनियन नहीं चलता, मध्य रेल में सोसाइटी को यूनियन चलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है रेल रहेगा, रेल की कर्मचारी रहेगा, तब भागीदार रहेगा, तब सोसाइटी रहेगा। ये ना रेल की कर्मचारी की संख्या जैसे घटते जाएगा, भागीदारों की संख्या घटते जाएगा, प्रॉफिट कम होते जाएगा, आज मिलने वाला सुविधाएं कम हो जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता इसी में होना चाहिए। जो मध्य रेल के अंदर 25,000 वैकेंसी है उसको बढ़ाने की प्राथमिकता होना चाहिए। रेल भी सही सलामत रहेगा, हमारा सोसाइटी के अंदर भागीदारों का संख्या भी सही सलामत रहेगा। आज जो सबसे कम रेट पे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेशनलाइज बैंक, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी आज 5% इंटरेस्ट में लोन नहीं दे रहा। हम लोग देने का काम करते हैं। हम सारे के सारे लोगों के सामने चैलेंज करना चाहते हैं, अगर इससे कम रेट पे अगर कहीं पे अगर कोई सोसाइटी या नेशनलाइज बैंक लोन देता होगा, लेके आइएगा, आधा टक्का और कम करने को तैयार है। लेकिन कोई लाते नहीं है। फिर वो सवाल करता है मैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट क्यों नहीं। अरे भाई मैं कहता हूँ कि जो फ्लैट रेट है उसको रिड्यूसिंग में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट आता है उससे नीचे वाला इंटरेस्ट में कहीं लोन देता तो बताओ हमको इस तरीके से बात करो ना, आप गुमराह क्यों कर रहा है। पता नहीं कोई कहता है कि हमको इतनी सारे प्रोसेस क्यों करा रहे हैं, हमको मोबाइल की ऐप बना दो, ऑनलाइन हमको सिग्नेचर करके भिजवा दो और हमको लोन दिलवा दो। आप मुझे बता दो कोई भी नेशनल बैंक के कोई भी अगर लोन लेने को अब जाएगा, हाउसिंग लोन, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन, अगर आपको मोबाइल ऐप में अगर आप एप्लीकेशन देके कहीं लोन मिलता हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बात बोलता मानने में तैयार हूँ। हाउसिंग लोन लेने के लिए अगर कहीं किसी बैंक में जाएगा तो आपको पता है कि कितनी बार चक्कर जाल चलाना पड़ता है, कितनी क्या क्या प्रोसेसिंग करना पड़ता है, कौन से जमीन में बन रहा है, उसकी जमीन की मालिक कौन था, उसकी दादाजी कौन था, कितने हिस्सेदार है, क्या क्या दुनिया भर का चीज देखना पड़ता है। जब आपको जाएगा तो पता चलेगा। तो कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं। कोई बोला कि हमारा हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे। भाई आप फॉर्म देने के बाद आपका जो लोन है वो क्या चेक में मिलता आपको या कैश मिलता आपको? ना चेक के ना कैश है, आपका तो अकाउंट में पैसा जा रहा है, अकाउंट में पैसे जा रहा है ना, उसी को तो डिजिटलाइजेशन बोलता। भाई हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया भर में कहते हैं कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसी को तो कर रहा हूँ, उसी को तो बोल रहा हूँ। यानी कि आप एप्लीकेशन देने के बाद आपको जो लोन सैंक्शन हो रहा है वो लोन आपकी खाते में, आपके अकाउंट में चले जा रहा है, उसी को डिजिटलाइजेशन कर रहा है। पता नहीं कौन से अंग्रेजी को पकड़ घेरता, मुझे पता नहीं। तो इसीलिए आप लोग को भी इसको समझदार रखने की जरूरत है। अब भारत के अंदर कोई भी एक सोसाइटी बताओ जो 13% के ऊपर डिविडेंड दिया बताओ। हमारा सोसाइटी लगातार 5 साल सेंट्रल के एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 5 साल लगातार 19% डिविडेंड दी और पिछले साल 20% दिए। 20% किसके अध्यक्षता में दिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारा सेंट्रल एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करीब 3,800 करोड़ की टर्नओवर वाली सोसाइटी है। और इस सोसाइटी का अध्यक्ष पद में कौन था उस समय में? मिस करुणा गायकवाड़, सोलापुर की हमारा स्टाफ नर्स थी। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी कोई सोसाइटी का कोई प्रेसिडेंट, कोई महिला बनने का मौका या बनाने का मौका कहीं मिला होगा तो नेशनल ने मंजूर नहीं किया। और करुणा गायकवाड़ जी ने बैठ के 20% देके जाने का काम किया। लोग सवालों की वो भी मैं कहता हूँ, अभी कोई भी माइकल आएगा तो 21% नहीं कर सकता है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमानुसार 20% की सीलिंग है, उसको ऊपर कर ही नहीं सकता। ऐसा भी कोई सोसाइटी की इतनी अच्छे हेल्थ नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ नहीं है जो 19% 5 साल दे दे और 6वां साल में 20% दे दे। अभी किसी की भी नहीं है, क्योंकि 12% 13% के ऊपर कोई देता नहीं है। इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए।
हमारा प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ रहा है जादव साहब, क्योंकि जो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मेरे साहब ध्यान रखिएगा इसमें। हम लोग पहले 7% था हमारा CMDD का जो इंटरेस्ट है, इसको कौन 8.5% किए, क्योंकि हम लोग मुझे बहुत हर चीज में बड़े इंटरेस्ट है। आप शायद आपको भूसावल का मैनेजर जितना नहीं बोल पाएगा उससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ, क्योंकि कोई अच्छा हुआ तो सबके हैं, कोई कहीं खराब हुआ तो मैं अकेले रहेगा, तो मुझे पता है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। सब मैं पीछे नहीं हटता, कोई गलत हुआ तो मैं इमरान खान के ऊपर नहीं डालूंगा या मुस्तफा काफी के ऊपर नहीं डालूंगा, मैं लूंगा, हाँ मैं जवाबदार हूँ। अगर मैंने किसी ने अगर गलती किया तो मैं जवाबदार हूँ, ऐसा बोलने की हिम्मत रखने वाला मैं है और लोगों को संभाल के लेके जाने वाला मैं हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें अभ्यास करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, मैं उनके साथ में बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, जितनी प्रॉफिट बढ़ेगा तो उतनी जितनी भारत सरकार की डिपार्टमेंट है रेवेन्यू इनकम टैक्स सारे लोगों की नजर है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी के भी इनकम टैक्स लेने की कैसे अभी इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा दर है, जो जिस तरीके से वित्त मंत्री ने जो लगा रखा हमारे जो रेल की कर्मचारी, मुझे लगता है कि एक भी कर्मचारी इनकम टैक्स से नहीं बचता होगा। मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था, उस टाइम के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था हम लोग चुन के आने के बाद तुरंत इनकम टैक्स का सीलिंग 1 लाख रुपए करेंगे, और वो साल कब था, आज 2024 में आने के बाद भी हमारा जो सरकारी खाते में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स का सीलिंग आज भी क्या है, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए समझने की जरूरत है। इसलिए ऑडिटर का कहना था प्रॉफिट हम नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लोगों के बीच में बढ़ने के काम करना चाहिए। तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बहुत सारे लोग हैं, इनका कहना था कि जो FD डाला उनको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बोला यार FD तो कुछ लोगों ने डाला होगा, जिसके पास पैसा है वो FD डालता तो उसको इंटरेस्ट देने क्या होगा, पैसा उन्हीं को मिलना चाहिए जो लोन ले रहा है, जिसकी वजह से बैंक चल रहा है, जो लोन लेने वाले के ऊपर से बैंक चलता है, तो उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। और वो सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी जो हमेशा लोन लेता है, वो टॉपअप करके लोन लेने का काम करता है, तो उनको पैसा मिलना चाहिए। तो हमारा सुझाव था जो सारे भागीदारों को मिलने वाली कोई चीज आप बताएंगे, तो ऑडिटर ने बोला कि CMDD है, ये जितने भी लोन लेता है उन्हीं के CMDD है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो 0.5% इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि करीब 8 करोड़ बढ़ जाएगा। तो हमने सोचा कि 0.5% बढ़ा देता है तो 8 करोड़ बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पिछले साल में हमने 0.5% बढ़ दिए, 7.5% कर दिए, तो जो नेक्स्ट ईयर आ गया तो हमारा प्रॉफिट वही कोई और 3 करोड़ बढ़ गया। तो हम बोला ये तो खतरा, हम सोचते हैं प्रॉफिट थोड़ा सा कम करो। प्रॉफिट बढ़ने का भी कारण है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कैसे प्रॉफिट बढ़ता है। हमारा जो बहुत सारे PhD लोग पूछता है ऐसा प्रॉफिट बढ़ता कैसा, प्रॉफिट इसलिए बढ़ता है क्योंकि खर्चा बिल्कुल नील है ना। डायरेक्टर लोग भी मीटिंग में आए तो सिंगाना खा के जाता, बोलता होगा आपको काजू बादाम खाता, लेकिन खाना सब सिंगाना उधर एकदम सस्ता वाला आइटम खाना मैं देता हूँ। इसके लिए उधर है, आप कोई छोटा मोटा पतपेड़ी महाराष्ट्र के अंदर होगा तो 4 बंदूक वाले लेके घूमता है, इधर डायरेक्टर भी बोलते जरा देखा तो हमको जाने तो ऐसा बोल के चलता है, क्योंकि डायरेक्टर करके चलते नहीं है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ डायरेक्टर तो अपने जगह में काम करने के लिए, लेकिन आप क्या है रेल की कर्मचारी है, तो रेल की कर्मचारी समझ के चलना चाहिए, तब काम चलेगा हमारा। क्योंकि एक्सपेंडिचर में इतनी कंट्रोल है, बिल्कुल कोई भी फालतू की खर्चा हमारा नहीं है, वही हमारा प्रॉफिट है। फिर हम लोगों ने 0.5% और बढ़ा दिया, 3 बार 0.5% बढ़ा दिया। अभी इस टाइम का अभी वही चुनाव के चक्कर में है, अभी आगे आएगा तो उसको पता चलेगा प्रॉफिट है कि नहीं, और बड़ा ही होगा। तो प्रॉफिट हमको नहीं बढ़ाना है, तो अभी कितना कर दिए, 8.5% कर दिए। 8.5% मैं फिर चैलेंज करता हूँ, कहीं भी नेशनलाइज बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक में कोई भी FD में पैसा रखेगा, आज के दिन में 7.5 को ऊपर मिलता नहीं। बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, 14 साल का पैसा रखा है, तो ये आपने मुंडी इलाका आपने कहीं तो पैसा रखा है, 7.5% के ऊपर मिलता नहीं। लेकिन CMDD जो है हम लोग कितना दे रहे हैं, 8.5% दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई भी 30 साल जिसकी सर्विस बाकी है, 30 साल सर्विस, मैं कोई भी किसी को पूछा, जैसा मैं मधुकर यादव साहब को बोला आपने कम बोला, तो बोला कि आप इधर बैठे इसलिए टेंशन आ रहा है। मैं बोला कि इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, कोई 30 साल जिसकी बाकी है, सर्विस बाकी है, बहुत सारे लोग होगा 30 साल कम से कम बाकी है, 30 साल 30 years 30। अरे करो ना यार, मैं तो कुछ मांगने वाला नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, 30 साल नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें से हाथ नीचे करो ना, इसमें से कितने लोग हैं जो CMDD के अंदर कम से कम 2000 रुपया कटवाता है, ऐसा कोई है 2000 रुपया? हाँ, ये सब ये लोग मतलब समझता है इस बात को। और इसमें 3000 वाला कोई है क्या? 3000 हाँ दांडी जी हैं, ठीक है। 4000 वाला कोई नहीं, अरे क्या बात है। 5000, अरे क्या बात है। देखो कापड़े कभी किसी को सिखाता नहीं कितना डालना है, लेकिन बराबर 5 दबा भर रहा है। उनको मालूम है रिटायरमेंट के टाइम में 70 लाख रुपए लेके जाएगा, ये उसका आइडिया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ जिसका 30 साल बाकी है, अगर 5000 तो डाल सकता है, 5000 डाल के रखिएगा, 30 साल के बाद में आप
70 से अधिक लाख रुपया सोसाइटी आपको देगा। ये कोई दुनिया में कोई सोसाइटी नहीं देगा। मैं आपको कहता हूँ इंटरेस्ट के जरिए आप लेके जाने के काम करेंगे। अभी 30 साल के बाद में मैं तो जिंदा रहने वाला नहीं, क्योंकि मेरा उतना मेरे को दिख नहीं रहा, उतना कब तक जाएगा ऐसा लगता नहीं। हाँ, लेकिन 30 साल के बाद में आप लोग जो भी सेवा दोगे, जब 70 से अधिक लाख रुपए लेगा ना, थोड़ा सा याद करिएगा। मुसलमान में ऐसे एक मीटिंग था, क्या बोलते हैं, सारे के सारे एससी एसोसिएशन, ओबीसी एसोसिएशन, एनआरओ के साथ मीटिंग था। तो एनआरओ का गवर्नमेंट चश्मा लगा के खड़ा था, वो बोल रहा था 30 साल के बाद में आप इतना पैसा डालेंगे तो मिलेगा। उस दिन में पक्का याद करिएगा, भले मैं रहे नहीं रहा, याद करिएगा। मैं आप कहता हूँ पक्का आपको खुशी होगा, आपको घर के लोगों को खुशी होगा। मैं आप कहता हूँ ये हमारी सोच है। हम लोगों ने बच्चों को पुरस्कृत करने वाला काम ज्यादा पहले 70% था, क्योंकि 70% इसलिए क्योंकि बच्चों का बहुत एप्लीकेशन आ रहा था, अपने पास फिनेंशियल हेल्प नहीं था कि सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने बोला प्रॉफिट को देखते हुए हमने बोला 70% क्यों, इसको हम थोड़ा नीचे क्यों नहीं करें। पहले 70% जनरल, 60% एससी एसटी, 50% हैंडीकैप। तो हमने बोला नहीं, अभी हमारे पास फिनेंशियल बराबर अपनी साउंड है, तो इसको क्यों नहीं 50% मिलाया जाए। तो इसलिए एक झटके में हमने 70 से डायरेक्ट 50% मिलाया। कम से कम सारे भागीदारों का 50% के ऊपर जितने भी बच्चों को मार्क मिले, सारे लोगों को पुरस्कृत करने का हम लोगों ने शुरू किया। हर साल में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए केवल बच्चों के लिए देता है। 1.5 करोड़ रुपए बच्चों को देता है। समझ सकते हैं किस प्रकार का काम करता है, समझ सकता है। हम लोगों का किडनी, लीवर या किसी कैंसर जैसी कोई बीमारी होता तो हम लोग पहले 25,000 रुपए देते। तो अब इस टाइम में बोल रहे थे कि हमारा फाइनेंशियल साउंड है, तो हम लोग 200 करोड़ बढ़ा 25 का 50,000 रुपए किया। मैं आपको कहता हूँ 50,000 रुपए किया। इसमें तालियों में मिलेंगे, क्योंकि इसलिए आपने किसी को बीमार नहीं करना, किडनी नहीं खराब करना है, किसी का लीवर नहीं खराब कराना है, किसको कैंसर के पीड़ित नहीं कराना है। जो हम आपकी जवाबदारी है सबको ठीक ठाक रखना है ना। हम मस्त रहना चाहिए, आप मस्त रहना चाहिए, घर के लोग मस्त रहना चाहिए, तब देखिए जो काम करने का मतलब है। मैं तो दिन रात मेहनत करके रेल करके इतनी अच्छी नौकरी करके क्या फायदा। ये नौकरी करके फायदा तब होगा तब आप सही है, आपके घर के लोग सही है, तब कोई नहीं है। इसलिए जो बीमारी होने के बाद पैसा बढ़ा के देने से कोई मतलब नहीं। जैसा कोई भागीदारों का मृत्यु हुआ तो हम लोग 25,000 रुपये देते, उसको भी बढ़ाया हमने 35,000 रुपये किया है ना। बहुत सारे MBBS, इंजीनियरिंग, CA, LLB, इनको सब हम लोगों ने पैसा बढ़ा दिया है ना। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इनको भी हमने बढ़ा दिया। 80% वाले को बढ़ा दिए, 90% वाले बढ़ा, जहाँ स्कोप है वहाँ हर जगह में हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया आपके पास। आखिर में लोगों ने बोला कि कंप्यूटर लोन क्यों नहीं देता। पहले आपको याद है 15 साल पहले हम लोगों ने कंप्यूटर लोन शुरू किया था, याद होगा, कुछ लोगों ने लिया भी होगा, कंप्यूटर लोन लिया भी होगा। तो उस समय कंप्यूटर लोन कोई लेता ही नहीं था, क्योंकि वो तो 5 लाख रुपए लोन मिलना, 30,000 रुपये बोले 5 लाख टोटल आपको लोन मिल रहा है। वही रेट पे आपको कंप्यूटर लोन भी मिल रहा है 30,000 रुपया। अब 30,000 लोन लेने के बाद फिर आपको 5 लाख नहीं मिलता, क्योंकि दोनों में एक साथ नहीं मिलता, इसलिए कंप्यूटर लोन कोई लेता ही नहीं था। इसलिए आगे में कंप्यूटर लोन वाला सुविधा हम लोगों ने बंद करा दिया। बोला यार एक ही जनरल फंड वाली लोन दे रहा तो उसके लिए किसी ने बोला कि हम आए तो श्योरिटी के बगैर लोन देंगे। मुझे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए आप श्योरिटी के बगैर लोन दे सकते हैं? मैंने नहीं दे सकता। और क्या बात कर रहा हो, लोन देने के कारण मैंने ले लो 25 लाख श्योरिटी के लोन दे देगा कोई। अगर ऐसा कोई दे देगा तो बैंक जिंदा रहेगा। सोचने की बात तो बोलता नहीं, मैंने जो फलाने को श्योरिटी दिया वो लुढ़क गया तो हमको तकलीफ आ गया। तो बोला ऐसा आपको श्योरिटी देने की कौन था? अरे भाई मैं किसी को श्योरिटी देगा, मैं इसलिए बोला TD9 करके मेरा एक उस समय का एक सरकार था, डीजल लिमिटेड प्रोग्राम। मुझे 2,000 रुपये की जरूरत था तो मैं लोन लेने गया, तो उस समय लोन मिलता नहीं था, जितना आज का जो ट्रांसपेरेंसी उतना नहीं था। तो मुझे किसी ने बोला कि ये साहब है लोन करा के देता, तो मैं उनको मिला TD9 साहब, स्वर्गीय हो गया पता नहीं पैसा। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा चिंता मत तुम इधर मैं करा के देता हूँ। तो उन्होंने लोन भरवा, बोला तुम लोग कितने एक साथ में भर्ती में 3 लोगों को बुलाया, आ जाओ। तो आप नहीं सोच लो 3 लोग, आप तीनों एक दूसरे को जानते हो, जानते हैं। तो आप जब तक सेवानिवृत्त होगा आप तीनों एक साथ में रहेगा, आपको आपस में आपको श्योरिटी देना है, लोन लेना है। आप इसको तोड़िएगा नहीं। इन्होंने एक गोल मंत्र दे दिया और उन्होंने बोला इसमें आपको आखिर तक कोई चिंता नहीं रहेगा। तो हमने किसी को दिया, उसमें से किसी ने हमको दिया, हम लोग को तीनों में आपस में था, उन्होंने 2,000 दिए। मैंने कहना था अगर आपने किसी को श्योरिटी दिया तो जिसको श्योरिटी दी है आपकी जवाबदारी उसको सही सलामत रखना। बीमार हुआ तो आपके काम है, घर में जाना है तो उसको देखभाल करना, तो हम करते हैं, करना चाहिए, तब तो हमारा सिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं कि श्योरिटी देके आप घर में सोएगा वो बोलेगा ठीक है वो हम देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप अगर श्योरिटी दिया वो अपना है, अपने को श्योरिटी देते ना। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने जब हाउसिंग लोन लेने के लिए पुराने समय में जो रेडी में था, स्टार्टिंग में जाए महाजन वाले जब मुंबई में था, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं तो कोई श्योरिटी देने के लिए अपना भाई भी तैयार रहता है, इतना घर खरीद रहा है, कभी कुछ हो गया तो अपने घर में आएगा। उस समय आज के जैसा आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं था, श्योरिटी कोई भी मांगता था। मैं तो 18 लोगों को दिया। मुझे एक बार एक ने बोला इतना लोगों को श्योरिटी कैसे देना, कुछ हो गया तो क्या होगा?
मेरे इतने सारे लोग पूछोगे तो मेरा आगे क्या होने वाला है। मैं तो सबको जो भी पूछा सब छोड़ के देता। बहुत सारे लोगों ने घर खरीदा, आज लोग बड़े मिला तो बड़े इतनी खुशी से पेश करते हैं पूछो, लेकिन आज नहीं दे सकता। आज व्यवस्था बदल गया, आज आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप किसी को भी श्योरिटी देंगे तो पता चलेगा, पहले वो नहीं था। तो आप इस चीज को समझना चाहिए। तो श्योरिटी के बगैर कोई लोन नहीं मिल सकता। अगर कोई भी अगर आपको बोलता होगा श्योरिटी, मुझे एक रेल के अंदर काम करने वाले बहुत बड़ा अधिकारी ने बोला, अरे ये जो श्योरिटी आप क्यों लेता है, श्योरिटी के बगैर तो हमने लोन लिया। तो मैं बड़ा खुश हो गया, कम से कम नया आइडिया दे रहा, हम भी शुरू कर देंगे। हम बोले सर काम को हमको बताइए, आप कैसे कहाँ से श्योरिटी लिया, कौन सा बैंक से लिया, तो आइडिया हमको दे दो, हम भी शुरू कर देता है। इन्होंने बोला नहीं मैंने तो ऐसा बैंक से लिया, लेकिन पैसा नहीं लिया, हमने हाउसिंग लोन लिया। आप उसमें जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट बनाए बन लिए, तो उसमें से किसी ने लोन ले लिए तीनों मिलके। तो अभी उसने अचानक नया बंदा है, कुछ भी हो सकता है, आज में कोई एक्सीडेंट हो गया, गुजर गया, उसको लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी आ गई मतलब वो तो अचानक के दोनों श्योरिटी फंस गए, सेटलमेंट में कुछ है ही नहीं, जो था वो श्योरिटी के लिए एडजस्ट किए, लेकिन उसको घर के लिए भी कुछ नहीं। उसके ऊपर हमको विचार करने की जरूरत है। हमने ऐसे केसेस को लोगों को बोला बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, वो संभालने का काम हमारा, उसके प्रावधान हम करेंगे। ऑलरेडी हमने ऐसे बोर्ड को बहुत सारे पावर है। अगर आप बोलेगा तो आपको लगता सही में वशीलाबाजी करने के लिए नहीं, बहुत सारे लोग अपनी गौरव टाइट करने के लिए केस लेके आता, वो नहीं। सही में अगर किसी इंसान के घर में अगर तकलीफ है, वो पैसा भरने की स्थिति में नहीं है, सही में ये आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसा अपना गौरव टाइट करने के लिए किसी को रेकमेंड करेंगे तो बैंक बैठ जाएगा। बैंक को आपको अपना समझना पड़ेगा, रेल को अपना समझना पड़ेगा। रेल में अगर किसी भी शेयर होल्डर का सही में अगर तकलीफ है, उसको कुछ हो गए 2 लाख 3 लाख या जितने भी भर नहीं सकता है, अपने पास पावर है, अपन माफ कर सकता है, आप कह सकता हूँ। अब हम लोगों ने किए नहीं मिला, इसमें कोई सवाल है, लेकिन सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई अगर नहीं होगा, हर लोग अपने गौरव टाइट करने के लिए अगर 25 लोगों को कर देगा तो बैंक बैठ जाएगा, जो सुविधा जो मिल रहा है बंद हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई इसमें चोरी चुपके वाली कोई काम नहीं बोल रहा। हम लोग काम के ऊपर कोई सवाल कर सकता, हम जवाब देने को तैयार है। हम कोई पार्शियलिटी नहीं करता नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास कोई भी आता है ना, जो हमारे जो सोसाइटी है सबके, वहाँ जो लोन के लिए कोई आता है तो उसको कभी पूछा नहीं जाता भाई आप कौन से यूनियन के हैं, कभी नहीं पूछा जाता है। जो भी आता है उसको लोन मिलता है, सब मिलता है, कोई सवाल नहीं है। वो सब आप लोग जानता है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं ज़्यादा सारी चीज़ों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ भूल लिया तो फिर हमारे लोग भी नाराज रहेगा, कॉपरेटिव भी नाराज होगा, दूसरा भी नाराज होगा। हर रोज इनका मीटिंग चलता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। मैं आजकल वीडियो भी देखता हूँ, मैं इनके वीडियो देखता हूँ, आजकल मैं इधर भाई का वीडियो देखता हूँ, बाकी हमारा ओडिंग एससी का बच्चों का वीडियो देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं किसी को देखता हूँ, ऐसा मैं सबका देखता हूँ। मैं जो भी है जितने पोर्टफोलियो सब पढ़ता हूँ और उसमें से कुछ जानकारी हमको मिलती भी है। मैं अपनी जानकारी बढ़ाता हूँ। सब मैं छोटा नहीं समझता कि किसी को देखने में पढ़ने में, हर चीज़ पढ़ता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ। रात को नहीं सुबह तो चलेगा तो मैं देखने का काम हमेशा करता हूँ, सुनने का काम करता हूँ, उसमें से अपने आप में सुधार लाता हूँ। कुछ अगर नई चीज़ मिल गया तो मैं ले लेता हूँ। हर रोज मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बोलने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा पहलवान नहीं, इतना बड़ा जानकार नहीं है ना। मैं पे कमीशन के सामने भी बोलने का जब जाने का जब मौका मिला, मैं हर विभाग का बीच में से लोगों को भेजा, मैं तुम नहीं गया। मुझे तो यार जल सेक्रेटरी बोला तुम क्यों नहीं आया। मैं बोला अपन यूनियन चलाता है, यूनियन को शक्तिशाली बनाना चाहता है। अगर कोई रनिंग के भी साथी अगर कोई एक्सपर्ट है, हमसे एक्सपर्ट है। मैं जल सेक्रेटरी इसका मतलब मैं ही सब कुछ एक्सपर्ट, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमसे एक्सपर्ट बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उसको क्यों नहीं भेजूँ। मैं कमीशन के नाम उसको क्यों नहीं भेजूँ। उसको खुशी होगा, वो अपना प्रेजेंटेशन भी सेकंड से करेगा, प्लस उसके लिए और कोई रनिंग साहब के साथ हमारे साथ जुड़ेगा। ये चाहे इंजीनियरिंग की हो, मिनिस्ट्री की हो, अकाउंट्स की हो, एसआरटी की हो, इंजीनियर्स की हो, टिकट की हो, किसी की भी रहेगा तो मैं वही करता हूँ। मैं दूसरे को इसका जाता नहीं है। मेरा सोचने लगी ऐसा है। मैं सोचता हूँ कैसे भी करके यूनियन को शक्तिशाली प्रदान करके रखो। देखो मैं पक्का आपको कहता हूँ, हम लोग अगर जिंदा नहीं रहेगा, मौजूदा सरकार रहेगा और किसी की सरकार रहे, और हम लोग कमजोर हो जाएगा तो हम लोग गुलाम बनेगा। पक्का मैं आपको कहता हूँ। अगर आपको गुलाम नहीं बनना है, आपको एयर इंडिया का हालत नहीं कराना है, भाजपा की कर्मचारी बनकर रिटायरमेंट होना है, तो हमको यूनियन को शक्तिशाली बनाकर रखना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयारी रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, कभी भी सरकार की नीति बदल सकता है। यूनाइटेड फ्रंट सरकार के समय में जब हमको 500 वेतन आयोग मिला, उस समय को थोड़ा सा आप याद करिए। उस समय की सरकार और खास करके पूंजीपतियों का जितना भी संस्था, जो सीआईआई, फिक्की वगैरह जितनी भी संस्था है, उसके अंदर इस तरीके से चर्चा चलता था। तो हमारा जो केंद्र सरकार की कर्मचारियों का तंगा इतना बड़ा कर दिया, इसलिए सरकार की जो केंद्र सरकार की खजाना खाली होगी। तो जैसे आप याद है आपको इस बात को, मुझे आज भी याद है फिक्की का जो पूंजीपतियों का संस्था का मीटिंग चल रहा था दिल्ली के अंदर। उस समय के प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने एक सवाल किया, आपने जो पे कमीशन दिए हैं
उसके वजह से जो खजाना खाली हो गया, तो इसके लिए क्या किया जा सकता? तो उन्होंने एक ही शब्द में, प्रधानमंत्री इतने अच्छे क्या कहते हैं कि सुपर हफ्ते में जवाब देने वाला व्यक्ति थे, इतने हफ्ते में उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पे कमीशन लिए हैं, बहुत बड़ा लड़ाई करके, चर्चाएं करके, बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करते हुए डिबेट करके देने के काम किए। लेकिन अगर उसमें ज्यादा पैसा हुआ, सरकार को चलाने में अगर कोई तकलीफ है, तो संविधान में प्रोविजन दिया, एक झटके में संविधान को कोट करते हुए डायरेक्ट कम कर सकते, उसके लिए कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने आज की पेपर की कटिंग है, गूगल में आप सर्च कर सकता है। मतलब हमको अभी ऑटो करना है कि हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली में 100 साल की समय में बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में आया होगा ईरान का सेंटरी सेलिब्रेशन के लिए, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किए, बहुत सारे अधिकारियों ने हमको धन्यवाद दिए, क्योंकि आप लोग जल्दी करिए, हमारा रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, कुछ फायदा हमको मिलेगा। सच्चाई है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके हम लोगों ने अभी ऑलरेडी शुरू किए। साथ साथ में आपको मालूम है जो 1974 साल के हाइडिया से हड़ताल का 50 साल भी हुआ। हमारे जो रेल के अंदर ट्रेड यूनियन को किसी ने पहचान करा के दी है, 1974 साल की हड़ताल है। लेकिन हड़ताल के बारे में बात करेगा तो ये भी जानना जरूरी है, जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में हड़ताल हुआ। वो जॉर्ज फर्नांडिस 99 का प्रेसिडेंट था, वो जॉर्ज फर्नांडिस ARF का प्रेसिडेंट था। लेकिन हड़ताल कराने के बाद जब सरकार बदल गई है ना, इंदिरा गांधी की सरकार बदल के जिस सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस जी आए थे, वो जॉर्ज फर्नांडिस जी जो मांग को पूरा करने के काम नहीं। हमारे भारत के कर्मचारी जो बाहर गए, जो नौकरी से बाहर गए, जो वापस आए, अगर किसी ने कोई किसी का भला करके दिया, कोई डिमांड पूरा करके दिया, तो हमको प्रोफेसर मधुसूदन साहब को याद करना पड़ेगा। उन्होंने कर्मचारियों का भला करने का काम किया, ये भी हमको याद करना पड़ेगा। हड़ताल किसने करवाया, भला किसने कराया? तो तभी से हमारा जो पहचान हुआ ट्रेड यूनियन का, वो आज भी पहचान जिंदा। हमको कोई है ना, कोई बड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, वार्तालाप में हमको सारे चीज मिल रहा है। और मेरा बाकी आप लोगों से एक विनती और भी है, हम लोग सब सच्चे सिपाही है रेल के, और मैं रेल के सिपाहियों को जब देखता हूँ, रेल को जब देखता हूँ, अपने गाँव में जाता है। मेरे गाँव में पूरे हिंदुस्तान है, जहां कहीं भी जाएगा तो रेल की पटरी देगा, तो मेरा रोजी रोटी, मेरा पटरी, मेरा गाँव, ये भावना मेरे दिल में है। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर हम लोग 12,80,000 में से एक बन के अगर आते हैं, किसी भी बात के अंदर किसी भी पद में आ गए, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, हमने कहीं किसी न किसी काम में आपके माँ बाप के, आपकी गुरुजनों का, किसी न किसी का किए हुए पुण्य के पद में नौकरी मिला, समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं इतना ज्यादा लिखा पड़ा इसमें नौकरी मिला, मैं नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता। आज सरकार के आंकड़े के हिसाब से कम करोड़ों लोग है ना, अभी मीडिया के जरिए हमको पता चला कि भारत के अंदर जितनी पॉपुलेशन उसकी 24% बेरोजगार है, 24% बेरोजगार है। तो उतने करोड़ लोग जब बाहर घूम रहा है, तो हम लोग 12,80,000 में से एक बन के, क्यों सफाई वाला क्यों न बन के आ जाए, एक बन के अगर रेल चल रहा है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, नौकरी करके जीने वाला समझना चाहिए, और जो मिला हुआ नौकरी को ईमानदारी से 8 घंटे में काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर 8 घंटा ईमानदारी से, मुझको यूनियन वाला इस तरीके से बात नहीं करेगा। 8 घंटा आप अगर यूनियन रेल के काम ईमानदारी से नहीं करोगे, ये संस्था बचेगा नहीं। रेल को बचाना बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपना तो घर चलेगा उसी पे। साथ साथ में जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी गरीब लोग हैं, जो एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया के सबसे कम रेट पे टिकट देने वाला एक ही संस्था जो भारत रेल, उसमें जो कम दर में, कम टिकट फेयर में जो हमारा गरीब लोग यात्रा करता है कन्याकुमारी से काश्मीर तक, अगर हम लोग अगर सेडन से सेवा नहीं करेगा, सेडन से कार्य नहीं करेगा, वो बेचारे जा नहीं पाएगा, रेल और कहीं किसी के हाथ में चले जाएगा। इसलिए हम आपकी जवाबदारी है 8 घंटे ईमानदारी से काम करें। और उसके बाद मैं भी कहूंगा, आप ये बात को भी मत भूलिएगा, हमारा जो जेई में 22,000 में लोगों को आउटसोर्स करके आने के काम देते, रिटर्न किए बच्चे लोग, लेकिन हमारे पासपोर्ट के अंदर काम करने वाले उससे ज्यादा तनख्वाह मिलता है। उसको किसमें हुआ? अगर यूनियन नहीं होता तो अभी तक पूरी जेई में आउटसोर्स करके रेलवे भर देते, लेकिन हमने भरने नहीं दिए। यूनियन का बड़ा योगदान है, तो आपको समझना पड़ेगा यूनियन क्या है, यूनियन की जरूरत क्या है। यूनियन केवल इसी सोसाइटी का चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव का तैयारी हम अभी नहीं कर रहे नोटिफिकेशन निकालने के बाद। आज मैं आपके बीच में हूँ, मैं 2024 का चुनाव में तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 2024 की तैयारी में मैं 24 की तैयारी अभी कर रहा है, आप सोचिएगा मैं 2029 की तैयारी में, 2029 की तैयारी में, क्योंकि अभी 24 की तैयारी मैंने 19 में शुरू की है ना। तो अभी एक दिन का काम नहीं, इतने काम आपको जो गिना है तो 5 साल में किया लोगों ने। तो अगले जो चुनाव के अंदर तैयारी है तो और 5 साल करना पड़ेगा। 2029 के लिए तैयारी बीच से है। और जैसे कि बहुत सारे चौधरी साहब ने कहा, जंजाली जी ने कहा, जादू साहब ने कहा, भाई ये जीत हमारा वन साइड है, ये तो हमें एक साइड एनआरबी को ही जीतना, कोई किसी को एक सीट भी मिलने का सवाल नहीं, लेकिन सवाल है कि जीत कैसा होगा। हमको वोट जीत के नहीं जीतना है, इसके लिए हमने इतना मेहनत नहीं की दिन रात। अभी भी सुबह 5 बजे से चल रहा हूँ, और मैं जाऊँ पता नहीं, मैं जहाँ जाना तो आपको 12 बजे तक नहीं पहुँचेगा।
वो तो मेरा अपना काम है, मुझे उससे कोई समझ की जरूरत नहीं। जितना काम हमने लोगों के लिए किया और करते रहेंगे, करते रह रहा है, किए भी है। तो हमको सीट एक तरफ अच्छी, चौधरी साहब ने बोला कि 10 बजे गुल हो जाए, है ना, 10 बजे के बाद, मतलब है ना, पेटी खुली 8 बजे, 10 बजे तक सब खुली। चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा बोला, है ना, 10 बजे सब खुल, यानी पेटी खुल गया। उन्होंने बोला कि पैनल लोग देखेगा तो भाई लोग समझ गया, तो अभी इधर खड़ा रहने से कोई मतलब नहीं, तो अपना मालिक साफ करके सब खुल, अपने को वो वाला जीत चाहिए। वो जीत में मजा आता लगता कि काम किया, लोग अपने को पावती दे, अपना पावती, अपना पहचान, अपने किए हुए काम का पहचान हुई है। और मैं आपको कहता हूँ, जितने भी डेलीगेट है, जितने भी डायरेक्टर, जो भी अपने बीच में है, हमारा जो पदाधिकारी है, ये डेलीगेट जीते कहाँ से? ये जो बैठे हुए फौजी लोगों का काम है, इसलिए डेलीगेट बनता है। डेलीगेट करके बात नहीं, तो जो उसका असली मालिक कौन है? ये काम करने वाले लोग हैं, है ना। डायरेक्टर कोई बड़ा नहीं है, डायरेक्टर से बड़ा उसको बनाने वाला है। अब इस बात को समझिएगा, अगर ये जो लोग अगर मेहनत नहीं करेगा दिन रात, घर छोड़ के दिन रात, बाकी सब साइड में रखते हुए जो मेहनत नहीं करेगा मंडल का और हमारे जो ब्रांच की पदाधिकारी, तो कोई डेलीगेट नहीं बन सकता है। तो आप लोग अपने आप को डेलीगेट से कम मत समझिएगा, डेलीगेट का बाप समझिएगा। मैं आपको कहता हूँ, जो विजन नहीं होगा वो काम आपसे होगा, ये नहीं दावा करता है। इससे ज्यादा ना बोलते। बहुत सारे लोग डेलीगेट बनने की इच्छा रहता है, वो हर तरीके से वजह लगाने की कोशिश करता है, अलग अलग ढंग से करता है, तो अपने अपना अलग तरीका है। उसमें कुछ लोग कैसे को फंस भी जाता है, फंसे कब वो पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा साला फंस गया हूँ। तो फंसने वाले चक्कर में मत रहिएगा। जो मिलकर एनवायरमेंट का काम जैसे जो काम करने वाले के पीछे पद भागता है, पद के पीछे भागता आदमी भागते भागते थक जाएगा, पद मिलेगा नहीं। ये अपना पुलिस के और हमारे यूनियन डिसिप्लिन नहीं चलता है। नेशनल बिल्कुल अनुशासन वाला यूनियन है, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलता है। हमको अगर लगता है कोई गड़बड़ है तो उसको मैं निकाल देगा, मतलब 100 माइनस करके चलेगा, लेकिन उसको लेके हम लोग चलेगा नहीं, बिल्कुल 100%। शायद यादव साहब को याद होगा, पहली बार जब एससी एसोसिएशन के साथ हमने युति की है, हमारा भंडारे का सेक्रेटरी माना नहीं, तो ये साहब ने बोला कि भंडारे में हमको सेक्रेटरी सीट चाहिए। तो हमने बात की, हमारे दूसरा लोगों से बात की, मतलब दे देंगे। तो हमारे सेक्रेटरी साहब माना नहीं, बोला नहीं हम खड़ा हो जाऊंगा, बोला नहीं ये तो हमारा निर्णय है भाई, आपको तो मानना पड़ेगा इस बात को, लेकिन वो खड़े हो गए। हमने फिर सोचा नहीं, वो एक बार डिसीजन किया तो उसमें कायम रहना पड़ेगा। हमने ब्रांच के सेक्रेटरी से हटा दिया उनको, उसी समय हटा दिया। मैं आपको वो आज भी लागू रहेगा। अगर हमारे किसी चीज को नहीं माना तो कितना नुकसान होगा उस साइड में, लेकिन डिसिप्लिन के साथ में यूनियन चलाया, आगे भी चलाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें हम किसी से समझौता करने वाला नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। और देखो, काम में मजा कब है, सबके चेहरे में खुशी होना चाहिए। कोई डेलीगेट बना नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं। फिर अपने लोगों में एक बीमारी है, कोई किसी ने कुछ भी डाल दिया तो फिर वो हीरोगिरी रहता, मैं अपने ग्रुप में डाल दूँ, ये धंधा मत करिए। एक तो पहले समझिएगा किसने क्या डाला। मैं 3 पन्ने का फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, 3 मिनट में 300 फॉलोअर मिलता है ना। मैं कितना 3 पन्ने का लिखने में मेरा 3 दिन चला गया, मेरे जो बाल को बिल्कुल कम है, 4-5 बाल भी गिर गए उसमें, और मैं पोस्ट करके 3 मिनट के अंदर 300 फॉलोअर आ गया उसमें। हाँ, सारा पढ़ा भी हिंदी भी नहीं पढ़ा उसने, और बोला कॉमेंट खुश हो जाएगा। हाँ, ये वाला धंधा मत कर, है ना, पहले पढ़ पहले उसको, है ना, पढ़ने के बाद समझाओ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे कोई है तो मेरी गलती है तो कम से कम बताया जाए। मेरा डिविजन सेक्रेटरी नागपुर का, मैंने एक पोस्ट किया, उन्होंने बराबर रात को फोन किया 12:20 तो मैं उठाया। उन्होंने बोला बॉस आपने जो पोस्ट किया उसमें थोड़ा सा गलती है, मतलब हिंदी में थोड़ा सा गलती है। मैं इतना कुछ मत पढ़ूँ, एक आदमी तो बड़ा कुछ है, ये आदमी तो बड़ा कुछ है। ये सच बोलो, हंसने वाली मामला नहीं है, सच बोलो। आप अपने आप को पूछो, हम लोग आवाज करके दिमाग किताब बनाने देता है, कोई आदमी नहीं पढ़ता। तो पहले पन्ने में देखता फोटो खींचता है, तो अपना नहीं, हाँ पीछे देखता है, इसमें भी नहीं है। फिर बीच वाला पन्ने में सब लिखा हुआ रहता है, एक साथ में पढ़ना था घुमा देता है, इसमें भी फोटो नहीं है। फिर उसका चेहरे पे समझ में आता है, फिर वो कैसा उसकी खुशी कम हो जाता है। फिर एकदम लास्ट में ऐसा पलटता है, उसमें भी नहीं, तो एकदम काला जाए, ये कोई काम का नहीं है। जो लिखा आदमी 15 दिन 20 दिन पूरा सर्कस करके जो लिखा हुआ सब पाली में, क्या करूँ भाई। पहले पुराने जमाने के भी बीड़ी तंबाकू सिगरेट सब बैन है, लेकिन पहले जो बीड़ी व्यवसाय में जो काम करने वाले लोग थे, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि देखे ना, पहले बीड़ी जो लोग बनाते था ऐसा किसी ने देखा होगा, वो गरीब लोग थे, बीड़ी बनाते, लेकिन हर दिन अखबार पढ़ने के लिए उसमें से एक को नियुक्त करता था। 200 बीड़ी बनाने वाले लोग एक साथ में बैठते थे, हर रोज उसमें से एक आदमी को कुर्सी डाल के देगा, सब अखबार पढ़ते बैठेगा, वो लोग बीड़ी बनाते बैठेगा। उसका उद्देश्य क्या था, दुनिया में देश में क्या चल रहा है सबको जानकारी होना चाहिए। वो तो कम से कम उस जनरेशन में भी कभी पीछे की मुड़ के देखो। आज हम लोग व्हाट्सअप करते रहता है, कभी कोई गाड़ी में भी जाता है, कभी लोकल में भी जाता है, कभी खराब लगता है, ये भी आपके चेहरे पे दिखता नहीं।
वो सब नीचे रहता है, क्या डाल रहा है क्या ले रहा है पता नहीं। बाप भी बाजू बैठेगा तो उसको मालूम नहीं, बाप गया बाहर में अपना सामान नया हाथ में चला दो। अरे कभी मोहब्बत करो, प्यार करो, देखो बाजू में कौन बैठा, इसका मतलब किसी गहरे में हाथ डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे खूबसूरत जो धरती ने जो दिए आपको, उसको सब थोड़ा सा आप भाई आनंद उठाओ भाई, उसको जो तरीका है उसको करिए। तो आप कोई सीमा को पार मत करिए, है ना, किसी भी चीज को सीमा को पार करके उसको पागल बन जाता है। इसको समझने की जरूरत है, मैं आप कहता हूँ तब जीने को मजा। मुझे लगता है ज्यादा समय इन्होंने ऐसे बोला जितना जीवी बात करेगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज बोल दिया, लेकिन आखिर में एक लाइन, मैं ऐसे कोई दिन नहीं कि लाइन को नहीं बोला, नशीली पदार्थों से दूर रहिएगा, तंबाकू बीड़ी सिगरेट दारू इससे दूर रहिएगा। मैं ये बोलने से सब लोग बोल रहे हैं ऐसा तो मतलब नहीं है, लेकिन मेरा दिल भी तसल्ली के लिए बोलता हूँ। क्योंकि आप जो नखरे करेंगे शाम को, अभी आज तो इतना अच्छा मीटिंग हुआ, सब यार क्या मीटिंग हुआ, ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन, नेशनल मजदूर सब साला ऐसा मीटिंग या वन साइड अच्छे लोग बैठेंगे अपन सत्यानाश हो। फिर तो 10 बजे 11 बजे दीवार को पकड़ के घुस रहेगा। फिर क्या हो गया, उसके जो बच्चे हो गए अच्छे खासा घर में लिखा पढ़ा बच्चे हैं, वो शर्माता है मेरा बाप साला बाहर कैसे जाए। तो दूसरे दिन बच्चा बाहर निकलेगा तो बाजू वाला क्या बोलते मान लेंगे, अरे कल रात को 11 बजे दीवार को पकड़ के आया उसका बच्चा जा रहा है। मत धंधा कितना किसी को बोलना नहीं। घर में भी एकदम विश्वसनीय लोगों को, बीवी माँ बाप बच्चे, जितना विश्वसनीय लोग उसको ही बताना अपना धंधा कितना है। बाहर किसी को बताएगा ना आज के दिन में आपको धंधा कितना है, लोचा हो जाएगा। मत बताना, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। बहुत सारे लोग आधा काम करके घर में जाता है, 8 घंटे काम करेगा 4 घंटा करके घर में गए, बड़ा तीर मारता है मैं आ गया। घर वालों भी सोचेगा सारे काम तो उधर भी करता रहेगा। तो घर में भी मत बोलो, घर में बोलो फिर दुनिया में छुट्टी लेके आया, भले छुट्टी नहीं लिया तो घर वाले को बोलो छुट्टी लेके आया। वो बीवी भी सोचता है ऐसा आदमी साले इतना पेमेंट लाता है, 4 घंटे में आगे सो गए, घर में आके कुछ भाजी वाला काटता होगा या बर्तन धोता होगा तो बात है, वो सीधा पलंग पकड़ता हो, कोई काम करेगा भी नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मुंबई के अंदर अनुभव हुआ, जब मैं बोलना चाहता हूँ, क्रेडिट की तरफ देखेगा, अपने को कब सुख मिलेगा, नीचे की तरफ देखेगा। आप बोलेगा अंबानी साहब को उधर 11,000 करोड़ की शादी हुआ, मेरे बच्चे के भी कराए, बोला तो बर्बाद होने वाला है। वो सब देखो मत, अपना अपना ही तरीके से चलो, नीचे की तरफ देखे चलो। 10 रुपया मिलता तो 8 रुपये करते करो, 2 रुपये बचाओ। आप 100 रुपया कमाने वाले की तरफ देखना नहीं, तब अपनी घर खुशी रहेगा। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा ना बोलते हो, इतनी ज्यादा लोग इससे ज्यादा बात करेगा तो कुछ ठीक नहीं। फिर कल लोग बोलेगा कि कल सुबह नहीं आ पाएगा, आज बहुत सारे सब लोग हैं, कल हम कर नहीं पाएगा। भाई करते रहिएगा, अहंकार मत करिएगा कभी, है ना। हम लोग सब मिलकर भी बोला कि एक तरफा जीत है, तो कल से घर में सोना नहीं, जब तक बट्टी खोल के एक तरफा ना हो जाए तब तक आराम नहीं करना। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना जो है ड्रीम, उसका डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सपना, मैं सपना देखा, तो बहुत सारे लोग फिर नींद के चक्कर में रहता है, मतलब जब तक नींद नहीं आएगा तब तक सपने नहीं देखेगा। बहुत सारे लोग फिर नींद नहीं मिलता, फिर नींद के लिए गोली खाता हो, मतलब सपने देखने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने वो वाला सपना नहीं बोला, उन्होंने कहा कि आपका कोई डेस्टिनी होगा, जब तक वो डेस्टिनी नहीं पहुंचता तब तक नींद नहीं आना चाहिए, वो वाला सपना वो होना चाहिए हम लोगों का। अगर एक तरफा जीत चाहिए, जब तक वो एक तरफा जीत नहीं होता तब तक घर में आराम नहीं करना चाहिए, तब काम चले। ऐसा बहुत सारी चीजों कह सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, खास करके मधुकर यादव साहब को धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने समय निकाल के हमारे बीच में आया। और चौधरी साहब, प्रसाद जी और जंजाली जी और गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के लोग सब तो अपने, और दीपक पगारे साहब, माफ कर रहा आपका नाम आखिर में ले रहा है। मैं बोला कि आप लोग सब, उसके बगैर ये जो कार्यक्रम का इतना बढ़िया जो शोभा बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 27 तारीख को चुनाव जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आप कोई भी शांति से नहीं बैठेंगे। दूसरा एक लाइन आपको बोलना है, भाई कोई किसी की भी टिप्पणी मत देगा, हमको किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, हमको अपने कार्य के बारे में बोलना है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, या कोई अपने साथ में कोई योगदान कम है करके उसके खिलाफ नहीं बोलना है। अपना अपने कार्य को लेकर चलना, तो अपने आप लोग जुड़ेगा। मैं घर से अकेले हर दिन निकलता हूँ, लेकिन निकलते निकलते स्टेशन आने तक मुझे 50 आदमी मिलता है। तो हर दिन आदमी लेके चलने की जरूरत नहीं, अकेले निकलेगा, कार्य अच्छा रहेगा तो लोग मिलते रहेगा। मैं आप कहता हूँ टिप्पणी मत करिएगा, किसी के खिलाफ मत बोलिएगा, केवल अपने काम के बारे में बोलिएगा, उसी में अपनी भलाई है। और जब तक अपने रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आराम मत करिएगा, कहते हुए आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, घर के लोगों को संभाल के रखिएगा। आप सही है, घर के लोग सही है तो बाकी सब सही है, फिर काम करने का कोई मतलब है।
फिर आप सभी को शुभकामनाएं और एक बार देते हुए मैं मेरा दोस्त समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय हिंद। दोस्तों संग मचाने मस्ती, बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने डुबकी, आओ चलो सभी झूलेलाल, गर्मियों में सबसे सही। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, डे नाइट वाटर पार्क, स्लाइड फॉर किड्स एंड ऑल, फूड पार्क, स्नैक्स के साथ साउथ इंडियन फूड, इंडोर एंड आउटडोर गेम, वेव पूल, डीजे, रेन डांस एंड मेनी मोर। झूलेलाल वाटर पार्क, ऑपोजिट जैन वैली, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी अकादमिया काम करे। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।